मेरे प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज मैं पुनः एक बार फिर से आप लोगों को एक प्रिज्म के द्वारा जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा। और इसमें है प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक एवं न्यूनतम विचलन कोण में संबंध याद करना है। हमने पिछले लेक्चर में प्रिज्म कोण क्या है इसके बारे में पढ़ लिया, अपवर्तनांक क्या है इसको भी हम लोग पढ़ लिए हैं, और विचलन कोण क्या है वो भी पढ़ लिए हैं। अब आगे इनमें संबंध क्या होता है ये समझना है, या यूं कहो हम लोगों को प्रूव करना है n इक्वल टू साइन, इसको डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा m प्लस ए बाई टू अपान साइन a बाई टू। जहां पर यह है जो डेल्टा m है वो न्यूनतम विचलन कोण है, विचलन कोण है, और ये जो है वो प्रिज्म कोण है, और n जो है प्रिज्म का अपवर्तनांक है। मतलब जो कांच है जो प्रिज्म के आकार का है उसका अपवर्तनांक है। अब हम लोगों को ये कैसे आया, इस चीज को हमको प्रूव करना है, इसको हमें प्रूव करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है ये देखेंगे। ये आपकी एक प्रिज्म है, इसको नाम देंगे ये BC। ये क्यों दिए? क्योंकि प्रिज्म कोण हमने ये लिया है तो इन दो फलकों से प्रकाश का अपवर्तन होगा। इस पे प्रकाश की किरण यूं आई, ये श्वेत प्रकाश है, और इस पे ये हमारी नॉर्मल है, इसको N1 नाम दे देते हैं, अविलंब जिसको कॉल करते हैं हम लोग। अब प्रकाश की किरणें जो है उसको सीधे ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था। अगर इसका कोई रिफ्लेक्शन ना होता तो प्रकाश की किरणें ऐसे निकल जाती, अगर इसका रिफ्लेक्शन नहीं होता तो प्रकाश की किरणें सीधे निकल जाती। लेकिन अब यहाँ रिफ्लेक्शन होगा और ये हमारा कांच का है तो ये सघन है, और इधर वायु से जा रही है प्रकाश तो ये विरल है। अब हम लोग बहुत पहले से पढ़ चुके हैं कि विरल से सघन में जाएगी तो हमारी नॉर्मल की तरफ ये झुक जाएगी, ये हमारी नॉर्मल है। प्रकाश की किरण ऐसे झुकेगी। अब क्या होगा, यहां जो कोण बनेगा अवलंब के साथ, उस कोण को हम लोग I कहेंगे। I का मतलब जो होता है रे, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो आपतित रेज है वो अवलंब के साथ कितने अंश का कोण बना रही है, इसका मतलब ये होता है। अब क्या होगा, यहां भी एक नॉर्मल खींचेंगे हम लोग। अब प्रकाश की किरण यहां से सीधे ऐसे जाना चाहिए था, यहां भी विचलन हुआ, सीधे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे सीधे नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि अब कांच जो सघन माध्यम से, इधर क्या है वायु है जो विरल माध्यम है उसमें जा रही है, तो अब ये इससे दूर हटेगी और अब फिर प्रकाश में विचलन हुआ। तो प्रकाश के मार्ग में दो जगह विचलन हुआ, एक तो इसको अपवर्तन कोण R कहते हैं और इसको अपवर्तन कोण R' बोलते हैं। यहां जो है इसको हम लोग आपतन कोण I' बोलेंगे, क्योंकि I यहां भी हो गया है। अब पहली बार कहां हुआ, पहली बार न्यूनतम विचलन जो हुआ वो यहां देखने को मिल रहा है, इसको डेल्टा 1 मानेंगे हम लोग। दूसरी बार विचलन कहां हो रहा है, दूसरी बार जो विचलन हो रही है अगर इसको सीधे ऐसे ले जाए
तो यहाँ विचलन होगा, उस विचलन को हम लोग डेल्टा 2 डालेंगे और जो टोटल विचलन हो रहा है वो यहाँ होगा। ठीक, जो टोटल विचलन हो रहा है, प्रकाश की किरण ऐसे निकली थी और ये नीचे जा रही है, इसको हम लोग टोटल विचलन को क्या कहेंगे, डेल्टा यू। अब हम लोगों को समझना है टोटल विचलन क्या है। जैसे समझो प्रकाश ऐसे जा रही थी और प्रकाश ऐसे मुड़ गई, तो ये कुल विचलन हुआ। ये न्यूनतम विचलन क्यों हुआ? यहाँ विचलन न्यूनतम इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि प्रकाश ऐसे इतना विचलित हुई है ना, तो अपने वास्तविक मार्ग से कितना दूर हटी, उसको हम लोग विचलन कोण कहेंगे। तो जा रही थी ऐसे, यहाँ मुड़ गई, कितना मुड़ी, डेल्टा 1। फिर यहाँ पहुंचने के बाद ये जा रही थी ऐसे, लेकिन मुड़ी कितना, ये देखो इतना मुड़ गई ना, तो ये शीर्षाभिमुख कोण होगा। मतलब हम लोग इसको डेल्टा 2 लिख सकते हैं, ये डेल्टा 2 लिख सकते हैं क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण होगा, क्योंकि इसमें आगे से क्लियर होगा विचलन यहाँ हो रहा है, यहाँ विचलन नहीं हो रहा है, लेकिन वैल्यू ये जब डेल्टा 2 होगा इधर वाला कोण, तो यही कोण शीर्षाभिमुख वाला रूल हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें ये और ये अगर नहीं पढ़े हैं तो हम लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं उसमें शीर्षाभिमुख कोण के बारे में हमारी लेक्चर है, वहां जाकर के देख लीजिए। तो ये डेल्टा 2 हो जाएगी। अब हम लोग इसको नाम दे देंगे, इसको बिंदु मान लेंगे P, इसको मान लेंगे Q और इसको R मान लेंगे, इसको S मान लेंगे, PQRS। अब हम लोग मेरे प्यारे साथियों ये प्रूव करना है, डेल्टा m न्यूनतम विचलन कोण है, ये जो है प्रिज्म कोण है, n जो है प्रिज्म का अपवर्तनांक है, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब कुछ हम लोग डिस्कस यहाँ करेंगे कोण के बारे में। तो ये हमेशा याद रखना आप लोग कि जो अभिलंब होती है वो 90 अंश पर ऐसे होती है, परपेंडिकुलर, किसी भी तल पर ऐसे है तो ऐसे ऐसे ऐसे, चाहे इधर घुमाओ 90 अंश। दूसरी चीज ये देखना है हम लोगों को कि शीर्षाभिमुख कोण, विशेष ध्यान रखना है शीर्षाभिमुख कोण का। तो हम लोग यहाँ देखेंगे, ये सबसे पहले बहिष्ठ कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ये सब समझ लो कि क्या होता है। बहिष्ठ कोण, बहिष्ठ कोण, और दूसरा जो हम पढ़ेंगे शीर्षाभिमुख कोण, भिमुख कोण। अब हम लोग सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि मेरे साथियों अगर इसके बारे में अगर हम लोगों को नहीं पता है कि बहिष्ठ कोण क्या है, फिर उसके बाद में शीर्षाभिमुख कोण क्या है, तो फिर हम इसको प्रूव नहीं कर पाएंगे, इसको हम लोग प्रूव नहीं कर पाएंगे, और प्रूव नहीं होगा तो बेकार हो जाएगा सारा मेहनत। भाई ऐसी कोई भी नॉलेज है रटने से फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लियर और मैथ क्लियर नहीं होने वाले हैं, इसमें रटने से कुछ होने वाला नहीं है। इसमें जो कुछ भी होगा वो हम लोगों के सेंस पर डिपेंड होता है कि कितने अच्छे से उसके बारे में जानते हैं। तो मैं बताने का प्रयास करता हूँ, आप लोग ढंग से देखना। जो शीर्षाभिमुख कोण होता है, जब कोई दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काटती हैं, तो ये वाला और ये वाला शीर्षाभिमुख कोण है। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेक्चर्स में जाकर के देख लेना, लेक्चर नंबर 2 में और फर्स्ट में इसकी डिस्कशन हुई है। तो इनको कहा जाएगा शीर्षाभिमुख। अब ये कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख। ऐसे ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा। बहिष्ठ कोण किसी भी त्रिभुज में, मान लो ये आपके पास एंगल है ABC और इसको बढ़ा दिया गया D तक, तो जो यहां कोण बनेगा उसको हम लोग बहिष्ठ कोण कहेंगे। अगर ये इस पॉइंट पर जो कोण है उसको छोड़ करके इस पॉइंट पर जो शेष दो कोण है उसके योग के बराबर होगा, क्योंकि एक सीधी रेखा पर 180 अंश बनती है। ये है, ये B है, ये C मान ले, ये X मान ले, तो C + X बराबर भी 180 अंश होगा, और इस तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी 180 अंश होगा। ये दोनों इक्वल है,
इसलिए ये हो जाएगा, सी कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा a प्लस बी। मतलब जो ये x का मान होगा इस दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, इसको बहिष्कोण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग प्रिज्म पे आते हैं। इसी प्रकार से इसमें देख सकते हैं कि जो ये कोण है डेल्टा एम न्यूनतम विचलन, वो त्रिभुज पी क्यू एस का बहिष्कोण है। लिखेंगे डेल्टा एम त्रिभुज पी क्यू एस का बहिष्कोण है। अब अगर बहिष्कोण है तो इस कोण को छोड़ दीजिए, इस दोनों कोणों के डेल्टा 1 और डेल्टा 2 के योग के बराबर होगा डेल्टा एम। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं, ये देखो, ये यहां से यहां तक और ये यहां से यहां तक अगर ऐसे चीरा जाए तो ये बहिष्कोण होगा, आई बराबर होगा, ये इधर वाला पार्ट दो भागों में बट रहा है, एक बट रहा है आर और दूसरा बट रहा है डेल्टा 1। तो ये आई बराबर क्या करेंगे, आई बराबर हो जाएगा आर प्लस डेल्टा 1, किस नियम के आधार पे, शीर्षाभिमुख कोण। इसी प्रकार जो हमारी आई डैश होगी वो भी शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से आर डैश प्लस डेल्टा 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डेल्टा 2 हो जाएगी। अब हम लोग क्या देखेंगे, इससे निकाल लेंगे, इस समीकरण से मान निकाल लेंगे हम लोग डेल्टा 1 का, तो डेल्टा 1 जो हो जाएगा वो मिलेगा, आर इधर आएगा आई माइनस आर, और डेल्टा 2 निकाल लेंगे इससे, तो डेल्टा 2 इक्वल टू हो जाएगा आपका आई डैश माइनस आर डैश। अब हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का मान उठा के यहां रख देंगे, तो डेल्टा एम इक्वल टू मिल जाएगा डेल्टा 1 की जगह पे आई माइनस आर प्लस ये हो गया इसका मान, और डेल्टा 2 की जगह, मतलब डेल्टा 2 की जगह पे जो मान है वो हो जाएगा आई डैश माइनस आर डैश। अब हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा एम इक्वल टू हो जाएगा हमारा आई एक साथ ले लेते हैं, तो ये आई प्लस आई डैश, फिर आर, दोनों में माइनस है कॉमन ले लो, आर प्लस आर डैश। अब यदि न्यूनतम विचलन हो रहा है तो आर बराबर आर और आई बराबर आई माना जा सकता है। यदि न्यूनतम विचलन हो रहा है तब आई बराबर आई डैश और आर बराबर आर डैश। अब क्या हो जाएगा, इसमें मान रख देंगे हम लोग, तो डेल्टा एम इक्वल टू ये आई प्लस आई हो जाएगी माइनस आर प्लस आर, क्योंकि आई की जगह पे आर हम रख सकते हैं। ये डेल्टा एम इक्वल टू हो जाएगा 2i माइनस 2r, 2 कॉमन ले लेंगे तो मिल जाएगा i माइनस आर। अब हम लोग जानते हैं किसी भी त्रिभुज में एक चीज ये देखिएगा, बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, यहां जो है ये 90 अंश बनेगा अवलंब के साथ और यहां भी ये 90 अंश बनेगा अवलंब के साथ।
तो किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हम लिख सकते हैं कोण ये प्लस कोण P प्लस कोण R प्लस कोण S बराबर 360 अंश। अब जो अविलंब होता है वो कितने अंश का कोण बनाता है? 90 अंश का। तो ये हो जाएगा 90 और ये भी हो जाएगा 90। तो जब ये और ये 90 हो जाएगा तो लिखेंगे कोण A प्लस P के जगह पे 90 अंश प्लस R नहीं पता है, प्लस S जो है वो भी 90 है। हम यूं लिख सकते हैं 90 90 180 होगा। कोण ये प्लस कोण R इक्वल टू 360 माइनस 180 अंश। 360 में 180 घटा लेंगे तो मिल जाएगा हमको 180 अंश। मिल जाएगा हमको 180 अंश मिल जाएगा। इसको समीकरण हम लोग 2 मान लेते हैं, एक यहाँ मान ही लिए हैं। अब क्या होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं, हमारे लेक्चर नंबर में जाइएगा पढ़िएगा 1 और 2 में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसमें दिया है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण R प्लस R डैश प्लस R इक्वल टू 180 अंश होगा। इसको समीकरण 3 लेते हैं। समीकरण 2 व 3 से दोनों से जब हम देखेंगे तो फिर कोण ये दोनों बराबर है, RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा। प्लस कोण R इक्वल टू R प्लस R डैश प्लस कोण R। अब कोण R हम लोग दोनों तरफ आ रहे हैं, कोण R जो है वो दोनों साइड्स में है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोण R और कोण R को कैंसिल करेंगे। कोण ये बराबर R प्लस R डैश, अगर विचलन न्यूनतम है तो हम लोग R डैश इक्वल टू R रख सकते हैं। तो कोण ये को भी A भी लिख सकते हैं, A बराबर R प्लस R। तो ये बराबर क्या होगा 2R हो जाएगा। A बराबर क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा। अब क्या मिलेगा R बराबर A/2। R बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, फिर से एक बार हम लोग समझ लेते हैं इसको। क्या देखते हैं कि जब किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 होता है, इसलिए कोण A कोण P कोण R कोण S बराबर 360 और ये अविलंब के साथ 90 अंश बना। इस दोनों के का वैल्यू मैंने 90 रख दिया। 90 90 180 मैंने घटा लिया, फिर 180 बचा 360 में कोण A प्लस ये कोण प्रिज्म कोण है A प्लस कोण R बराबर हो गया 180 अंश। उसके बाद में फिर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग R प्लस R फिर R डैश, ये हो गया आपका 180 अंश। ये दोनों कंपेरिजन कराया गया, R R क्रॉस आउट हो गया। उसके बाद में हम लोगों को कोण ये बराबर R प्लस R डैश, कोण न्यूनतम विचलन हो रहा है डेल्टा M फॉर मिनिमम, तो हमने क्या किया R डैश बराबर R ले सकते हैं। ये हो गया R। अब R की वैल्यू निकल आई। अब इस R का वैल्यू उठा के हम लोग रख देंगे समीकरण 1 में रखने पर। तो मिटा लेते हैं हम लोग R का मान समीकरण 1 में रखने पर R का मान समीकरण 1 में रखने पर जब समीकरण 1 में रखा जाएगा तो डेल्टा M इक्वल टू 2 और I माइनस R का मान जो है A/2 है, A/2 रखेंगे, 2 से इधर भाग हो जाएगा तो ये बन जाएगा डेल्टा M/2 बराबर I माइनस A/2। A/2 इधर क्या है माइनस, तो इधर लाएंगे तो प्लस, तो I इक्वल टू डेल्टा M/2 प्लस A/2। अब हम लोग क्या लिखेंगे I बराबर डेल्टा M प्लस A/2। हमारे पास इन दोनों का बहुत ज्यादा विशेष केयर रखना है, एक इसका और एक इसका। अब स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के